इससे पहले वीडियो में हमने बात की कि किस प्रकार ग्लेशियर जो है वो अपरदन का कार्य करता है। उसमें 3 चीज़ें थी हमने देखी, जो एक अपघर्षण और सनी घर्षण की क्रिया तो बहता हुआ जल भी करता है, तेज गति से चलने वाली पवन भी करती है। हिमनद जो से अतिरिक्त एक कार्य करता है वो था प्लकिंग, उत्पाटन। हिमनद द्वारा बनी स्थलाकृतियाँ उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि जैसे आपको बताया कि ध्रुवों पे जो हिम रेखा है वो करीब करीब समुद्र तल के बराबर होती है, और ये विस्तृत रूप से एक स्थापित सत्य है कि समुद्र तल के बाद ज़्यादातर कोई अपरदन का कार्य अपरदन के कारक नहीं करते। हालांकि पृथ्वी तल पर ऐसी भी आकृतियां हैं, स्थलाकृतियां हैं जो समुद्र तल से काफ़ी नीची हैं। तो जो हिमनद अपने अपरदन के कार्य से जो स्थलाकृतियां निर्मित करता है उसमें सबसे जो प्रमुख है वो है यू आकार की घाटी। यहाँ आप एक ये ध्यान देने वाला विषय है कि जो नदी थी वो वी आकार की घाटी का निर्माण करती है और जो हिमनद है वो यू आकार की घाटी का निर्माण करता है। हिमनद और नदी द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियों में कई दफ़ा भेद करना काफ़ी कठिन हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो हिम रेखा है वो ऋतु के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। सर्दियों में वो नीचे आ जाती है हिमरेखा पर्वतीय क्षेत्रों में, गर्मियों में वो ऊपर की तरफ सरक जाती है। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जहाँ पर पहले सर्दियों में हिम का प्रसार था वहाँ पर नदी की उत्पत्ति हो जाती है। तो कई स्थलाकृतियाँ जो हैं वो कई दफ़ा कंफ्यूजिंग होती हैं, लेकिन हिमनद जो है वो यू आकार की यू शेप्ड वैली का निर्माण करता है। ये क्या है? पहाड़ी भागों में पूर्व नदियों द्वारा निर्मित घाटियों में जब हिम बहने लगती है तो वह घाटी में खरोचदार एवं कांट छांट कर उसे यू आकार का बना देती है। इस घाटी के किनारों का ढाल विशेष तेज या खड़ा और पैंदे का ढाल समतल प्राय होता है। इसका तल सपाट तथा चौरस होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मोसोमाइट घाटी यू आकार की घाटी का श्रेष्ठ उदाहरण है। जैसा मैंने आपको ये कहा कि भाई हिम रेखा के ऊपर और नीचे होने की वजह से ऋतुओं के हिसाब से तो नदियों द्वारा निर्मित पूर्व की घाटियों में जो है हिमनद जो है वो बहने लगती है और उसके आकार को काट छांट कर वी से यू आकार का बना देती है। ये पहली स्थलाकृति थी। दूसरी स्थलाकृति है लटकती घाटी, हैंगिंग वैली। हिमानी क्षेत्रों में लटकती घाटी की बनावट का विशेष महत्व है। प्राय सहायक या छोटी हिमानी की घाटी ऊंची रहती है। दूसरी और मुख्य हिमानी की घाटी भारी मात्रा में बढ़ते दबाव और अधिक अपरदन के कारण गहरी होती रहती है। वैसे हिम क्षेत्रों में सभी छोटी बड़ी हिमानियाँ ऊपरी सतह पर बर्फ़ से ढकी रहती है, लेकिन जब वहाँ से बर्फ़ पिघलता है तब पता चलता है कि अधिक कटाव से मुख्य हिमानी नदी की घाटी से सहायक हिमानी की घाटी ज़्यादा गहरी हो गई। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे सीमेंट की चद्दर होती हैं या लोहे की लहरदार चद्दर होती हैं। जो मुख्य हिमनद है वो जिस घाटी में प्रवाहित हो रहा है उसके ऊपर इसी प्रकार की आकृति बन जाती, क्योंकि जो आसपास की तरफ से गुरुत्व के कारण हिम उस मुख्य हिमानी में आकर छोटी छोटी जो हिम नदियाँ हैं उनका आकर जो मुख्य हिमानी हिमनद के अंदर आकर मिलता है, तो उससे इस आकृति का निर्माण होता है जिसे
हैंगिंग वैली या लटकती घाटी कहते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण स्थलाकृति वो है सर्क। घाटी हिमानी का जिस स्थान से उत्पत्ति होती है वहाँ पर विशेष प्रकार का गड्ढा पाया जाता है। इसे पश्चिमी देशों के ओपेरा कक्ष के एम्पी थिएटर जैसी आकृति भी कह सकते हैं। इसकी तुलना विशाल या दैत्याकार कुर्सी से भी की जाती है। यह गड्ढे निरंतर बर्फ व वहाँ पिघलकर मिले पानी की सम्मिलित क्रिया से गहरे होते रहते हैं। ऐसे विशाल कुर्सी नुमा गड्ढों या सर्क से बर्फ आगे की ओर घाटी हिमानी के रूप में बहती है। साथ ही अपनी पीछे की दीवारों पर अपरदन व भौतिक अपक्षय द्वारा दबाव व कटाव से उसे बड़ा करती रहती है। इनका वास्तविक स्वरूप हिम के पिघलने पर ही देखा जा सकता है। चौथी जो आकृति है वो है कंघी नुमा पहाड़ी। जब किसी पर्वत श्रेणी के विपरीत ढालों पर बने सर्क या हिम पीछे की ओर बढ़ते जाते हैं तो उनकी दीवारें आपस में मिल जाती हैं और इससे तेज धार वाली संकरी त्रिकोणी जैसी आकृति बन जाती है। प्राय गिरी श्रृंग या हॉर्न के पश्चात भी आगे अपर्दन जारी रहने पर ऐसी आकृति बन जाती है। इसमें चोटी या पहाड़ी का ऊपरी सिरा जैसे सर में हमारा कंघा करने का होता है उसके दांते की भांति नुकीला हो जाता है और इसे कंगीनुमा पहाड़ी कहते हैं। अगली स्थलाकृति है हॉर्न। गिरी श्रृंग भी से बोलते हैं। जब पर्वतीय भागों में चारों ओर से समान ऊंचाई पर अनेक सर्क बन जाते हैं तो वे अपनी शीर्ष दीवार का तेजी से कटाव करते जाते हैं। ऐसे में गड्ढा बड़ा होता जाता है और वहाँ लंबे समय बाद मध्य में पहाड़ी के स्थान पर एक सींग जैसी ऊंची नुकीली आकृति जो है वो बचती है, जिसे हॉर्न या गिरी श्रृंग कहते हैं। इसका प्रसिद्ध उदाहरण स्विट्जरलैंड में मैटरहॉर्न है। अगला है राउंड टॉप्ड हिल्स, गोल सिरे वाली पहाड़ी। हिमनद ऊंचे पहाड़ियों के ऊंचे भाग पर धीरे धीरे गोल आकार के आकृति का निर्माण करता है, जिनके नुकीले सिरे बर्फ के पिघलने से समाप्त हो जाते हैं। प्राय कई हिम गड्ढों या सर्क के व हिम घाटियों के बीच की पहाड़ी व ऊंचे भाग गोलाकार पहाड़ी जैसे बनते जाते हैं। अगली स्थलाकृति है टॉर्न लेक, टार्न झील बोलते हैं। हिम गड्ढों या सर्क का नीचे का भाग फिसलते बर्फ के प्रभाव से गड्ढे जैसा बन जाता है। इसी भांति हिमानी के पैंदे में जब बहते बर्फ के साथ जो कंकड़ पत्थर मोरिन जिन्हें बोलते हैं जकड़े रहते हैं, तब वह पैंदे में मुलायम चट्टानों को काट छांट कर वहाँ गड्ढा बना देते हैं। ऐसे गड्ढे बर्फ़ के वहाँ से हट जाने के बाद उनमें पानी भर जाता है। इन्हें टॉर्न झील कहते हैं। जब ये गड्ढे कठोर भाग पर रहते हैं तो इन्हें शैल बेसिन, रॉक बेसिन कहते हैं। जब ऐसे गड्ढे बड़े सोपनों के पास या बर्फ़ गिरने से पड़ते हैं तो इन्हें पीटर नास्टर झील कहते हैं। पीटर नास्टर झील। हिमसोपन, ग्लेशियल और जेंट स्टेयर्स, दैत्याकार सोपन सीढ़ियाँ। हिमानी की लंबाकार घाटी प्राय सीधी होती है। इसमें बहते हुए पानी की तरह विसर्प या गहरे घुमावदार मोड़ पाए जाते हैं। अतः ऐसी घाटी में काफ़ी दूर दूर तेज ढाल वाला या सीढ़ीनुमा भाग दिखाई देता है। यह सीढ़ीनुमा भाग काफ़ी ऊंचे होते हैं और इन्हें ही दैत्याकार सोपन या सीढ़ी कहते हैं। इनके निर्माण के समय जब हिम घाटी की मुलायम चट्टानों को काटती जाती है तब कठोर आग्नेय या अन्य कठोर चट्टानें आसानी से कटती नहीं। इसी कारण बीच बीच में सीढ़ीनुमा आकृति बन जाती है। अगली आकृति है शीप रॉक, मेष शिला। बहती बर्फ अपनी घाटी की उभरी हुई
कठोर शिला की ओर रगड़ खाती हुई ऊंचे भाग की ओर बढ़ती जाती है। प्राय महाद्वीपीय हिमानी के मार्ग में ऐसी आकृतियां अधिक बनती हैं। बहते बर्फ की दिशा में बराबर रगड़ खाते रहने से वह हिस्सा कॉन्वेक्स उन्नतोदार बन जाता है, किंतु आगे की तरफ जब वो बर्फ उतर रही होती है ऊंचाई से, तो वो अपने घिसाव का अपघर्षण की क्रिया का उतना प्रभाव नहीं दिखाती और जो विपरीत ढाल जहाँ वो उतर रही है उसे ऊबड़ खाबड़ बना देती है। इसी कारण ऐसे कठोर चट्टानी टीले दूर से ऐसा लगता है कि जैसे भेड़ जमीन पे बैठी है। इसी कारण इनका नामकरण उस प्रकार से किया गया है। ऐसी चट्टान को रॉश मोंटे भी कहा गया है। फ्रांसीसी भाषा में इसका अर्थ होता है भेड़ के आकार की चट्टान। अगली आकृति है स्थलाकृति कॉल। इसको छोटा दर्रा भी कहते हैं, गैप, स्मॉल गैप। जब सर्क निरंतर पीछे हटते रहते हैं तो वहाँ की दीवारें आपस में मिल जाती हैं, अतः वहाँ कंगीनुमा नुकीली पहाड़ी बनने के पश्चात बर्फीले कटाव से आरा जैसी आकृति बनती है। आरे जैसी जो लकड़ी काटने का होता है। यहाँ धीरे धीरे बराबर बर्फ के फिसलने से मध्य की दीवार समाप्त हो जाती है। ऐसे भाग के बीच गड्ढा या मार्ग बन जाता है जो कि दो पहाड़ों के बीच छोटे दर्रे जैसा लगता है, गैप जैसा लगता है। इसे ही कॉल या छोटा दर्रा कहते हैं। आल्प्स पर्वत जो श्रृंखला है, पहाड़ों में इस तरह के दर्रे पाए जाते हैं। अगली आकृति है श्रृंग, क्रैग एंड टेल, श्रृंग व पुंछ। जब हिमानी के प्रवाह में मार्ग में कोई बहुत कठोर चट्टान आ जाती है तो वह उसे पर्दित नहीं कर पाती, किंतु इसके आगे अभिमुख ढाल के निकट स्थित कोमल चट्टानों को बहुत शीघ्रता से काट देती है तथा शैल चूर्ण को आगे जमा कर देती है। इस प्रकार हिमानी के सामने वाला जो ढाल है वो तीव्र और उबड़ खाबड़ होता है, वहीं जो विमुख ढाल है वो मंद होता है। इसकी लंबी पूंछ के रूप में वो पदार्थों का जमाव करती है। इस आकृति को श्रृंग व पूंछ कहते हैं। अगली स्थलाकृति है नुनाटक। प्राय बर्फीले प्रदेशों में कुछ पहाड़ी शिखर या टीले बर्फ से अधिक ऊंचाई पर खड़े दिखते रहते हैं। इन पर बर्फ नहीं होती। ऐसी पहाड़ियाँ ग्रीनलैंड व उत्तरी ध्रुव के निकट द्वीपों पर पाई जाती हैं। इसके किनारे बर्फ के घर्षण से और तुषार की क्रिया से और अपक्षय के कारण मौसमी क्रिया से कटते रहते हैं और ऐसी पहाड़ियाँ टूट टूट कर लगातार नष्ट होती रहती। अगली स्थलाकृति है फ्योर्ड कोस्ट, फ्योर्ड तट। फ्योर्ड वास्तव में पूर्वकालीन घाटी हिमानियों द्वारा बनाई गई यू आकार की डूबी हुई घाटी है। नॉर्वे, स्वीडन एवं ध्रुवीय द्वीपों के किनारे तक प्लिस्टोसिन हिमयुग में सागर तल नीचे था। तब यहाँ की घाटी हिमानी बर्फ के अधिक विस्तार के कारण सागर तट तक उतर आई थी। तभी यह यू आकार की घाटियाँ बनी। बाद में तापमान कुछ बढ़ने, बर्फ के पिघलने, सागर तट के ऊपर उठने से ऐसे यू आकार की घाटियाँ पानी में डूब गई, तट का भाग बन गई। इन्हें ही फ्योर्ड तट, फ्योर्ड कोस्ट कहा जाता है। ऐसे तट लंबे, संकरे एवं खाई जैसे होते हैं और इनके किनारे जो हैं वो तीव्र ढाल वाले होते हैं। सबसे अंतिम आकृति अपर्दन द्वारा जो बनती है वो टिल प्लेन या अपोड इसे बोलते हैं। यह हिमानी की अंतिम अवस्था है कटाव करने की अपर्दन द्वारा। अर्थात महाद्वीपीय हिमानी जब पीछे खिसकती है तो नीचे उभरा भाग एवं असमतल धरातल सतह पर कटना छटना हो जाता है। यह भाग अपक्षय के प्रभाव से ढीला भी हो जाता है। जब दोबारा महाद्वीपीय हिमानी आगे बढ़ती है तो सारे प्रदेश के मोरिन हिमानी द्वारा बहाए जाते हैं। ऐसा संपूर्ण भाग महाद्वीपीय हिमानी की वृद्ध अवस्था स्थलाकृति को समतल प्राय बना देता है। लेब्रेडोर का पठार
व यूरोपीय रूस में ऐसे ही टिल मैदान पाए जाते हैं।